हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ज्ञान सिटी चैनल। देखेंगे जीके क्वेश्चंस को। इससे भी पहले बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने देखा, तो इसको आज कनेक्टिंग करने की कोशिश करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन एंड विथ जो है इमेज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसके लिए वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। सो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि किसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर के रूप में जाना जाता है। हु इज द नोन एज द डिजाइनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। वो है पिंगली वेंकटैया। तो ये एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ। इससे रिलेटेड जो है एक दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पहला तो हो गया कि राष्ट्रीय जो गान है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखा गया है, और राष्ट्रीय गीत जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऐसे राष्ट्रीय गीत को जो है हमारे हिसाब से ऑफिशियल नहीं बोला गया है, बट राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया लिखा गया है, तो इसको याद रख सकते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके हैं। हाउ मेनी टाइम्स महात्मा गांधी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो है वन टाइम, एक बार जो है रह चुके हैं। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा हुआ है कि बेलगाम जो अधिनिवेशन हुआ था 1924 का, उसमें जो है महात्मा गांधी ने इस अधिनिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी, चेयर्ड किए थे। तो इसको हम याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमने कनेक्टिंग भी किया अपने प्रीवियस सेशन से। सो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनिवेशन में जो है कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई। इन विच जो है सेशन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स। वो है सूरत अधिनिवेशन। सूरत अधिनिवेशन कब हुआ? 1907 में जो है सूरत अधिनिवेशन हुआ। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लाला लाजपत राय थे, क्योंकि यहाँ पर जो है विचारों का जो मेल है। एक व्यक्ति चाहते थे कि शांति व्यवस्था से अंग्रेजों का जो है सिफारिश कर कर जो है हम आज़ादी को दिलाएंगे या शासन व्यवस्था को जो बनाए रखेंगे, अच्छा करेंगे भारतीयों के लिए। और एक जो चाहते थे वो थे क्रांतिकारी प्रवृत्ति के बाद साथ जो है हम स्वतंत्रता को पाएंगे और देश को आज़ाद करेंगे। तो वो गरम दल में जो थे वो लाला लाजपत राय थे। तो वो सूरत अधिनिवेशन ही था, 1907 में हुआ था। उसमें कांग्रेस और नरम दल और गरम दल जो है अलग हो गए। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज। वो है राजा राम मोहन राय। इससे प्रीवियस सेशन में हमने ये क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और इसमें आत्मीय सभा के बारे में भी देखे थे कि आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो भी जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये आत्मीय सभा क्यों था? क्योंकि जो है यहाँ पर मृत्यु के बाद जो आत्मा से संबंधित जो विचार है, जो व्यक्ति जो है, उसमें सब आत्मीय सभा में ही जो है ये सब डिस्कशन होता था। ब्राह्मण समाज के उद्देश्य जो था, समाज में जो सोशल और रिलीजियस जो रिफॉर्म है, जैसे में सती प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, जो विधवा विवाह हो गया, जो बालिका जो होता है, छोटे बच्चों में जो है शादी का जो होता है, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया था महिलाओं के प्रति, तो इसको याद आप रख सकते हैं राजा राम मोहन राय को। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फोर्थ जो है एंग्लो मैसूर वार। तो वो कौन है? लॉर्ड वेलेजली। देखिए लॉर्ड वेलेजली, इससे पहले कि जो ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो कर्नाटका, मैसूर तो आप जानते ही होंगे कि कर्नाटका में है। और ये मैं जो युद्ध हुआ, ये जो का मतलब ये यहाँ पर गलत परिप्रेक्ष्य मत लीजिएगा, ये मेरा थोड़ा सा बोलने का आता है। तो कर्नाटक हुआ। तो ये जो हुआ टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में जो है ये 4 युद्ध हुए, जिसमें लास्ट जो हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी उससे ये समाप्त होता है। और टीपू सुल्तान जो है उसके बाद जो है उनका अंत हो जाता है। इसके बाद जो है उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो यही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। ये कब हुआ था आप इसको भी याद रख सकते हैं। ये 1799 में ये जो है युद्ध समाप्त हुआ। और ऐसे ही ऐसे कर जो पिछला भी 3 युद्ध लड़े गए अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में। और टीपू सुल्तान से जो है पहले 2 युद्धों में हैदर अली के साथ, क्योंकि उनके वो पिता थे। पिता के बाद जो है उनका बेटा टीपू सुल्तान ने लड़ा। तो ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड वेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। तो इसको याद रख सकते हैं 1799 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस वर्ष जो है फांसी दी गई थी। इन विच ईयर जो है भगत सिंह राजगुरु और यहाँ पर सुखदेव वेयर जो है हैंग्ड। वो है 1931 में जो है इनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह का जो उस समय एज था वो था
24 वर्ष की एज में जो है उन्होंने ऐसा हुआ, वो उन्होंने दिल्ली जो सेंट्रल असेंबली था उसमें बम फेंकने के कारण जो है इनको ये सज़ा दी गई थी। और एक और भी कारण था कि उसमें लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में जब लाठी चार्ज किया जा रहा था तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो इसके प्रति भी बहुत ज़्यादा आक्रोश था और भगत सिंह के द्वारा, राजगुरु के द्वारा, सुखदेव के द्वारा बम फेंका गया सेंट्रल असेंबली में, इनको पकड़ लिया गया और इसके बाद उनको फांसी दी गई। तो ये 1931 की घटना है। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ द प्लासी? वो है रॉबर्ट क्लाइव। इससे प्रीवियस सेशन में हमने इस क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं एंड कई बार पढ़े हैं, तो इसको तो आपको याद ही रखना है कि 1757 में पलासी का युद्ध होता है। वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेजों का, वो कंपनी का नेतृत्व करता है और सिराजुद्दौला जो है वो उस समय बंगाल का नवाब होता है। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध होता है और जिसके बाद जो है ये 1757 के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है हार जाता है और इसके बाद जो है इसका ही सेनापति जो है, क्या नाम था उसका, मीर जाफ़र नाम था, मीर जाफ़र नाम था। तो वो जो है प्रीवियस सेशन में तो हमने देखे ही हैं, तो यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कवि ने 1857 के विद्रोह का वर्णन किया था? हु पोएट विटनेस्ड द रिवोल्ट ऑफ द 1857? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो है वो कवि हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह का जो है वर्णन किया था। तो इसको याद रख सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है कोई इंपॉर्टेंट उतना फैक्ट नहीं है, तो इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट का मसौदा किस वर्ष में तैयार किया गया था? इन विच ईयर वाज द नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्टेड? 1928। ऐसा क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने भारतीयों, मतलब कि उस समय अभी राष्ट्रीय कांग्रेस की ही जो है देश की कमान संभाल रही थी स्वतंत्रता को दिलाने में, तो उनको चैलेंज दिया गया कि तुम अपना असक्षम हो संविधान को बनाने में। तो नेहरू ने इसको एक्सेप्ट किया और अपना संविधान को बनाया। तो यही जो था मसौदा, ड्राफ्ट जो है वो संविधान का 1921 में जो है पेश किया गया, तो इसी को बोला जाता है। तो इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? हु जो है coined the famous slogan now or never are we to live the Paris forever? वो है चौधरी रहमत अली। उतना तो ये हमारी सबसे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोफाइल का नहीं लगता है, फिर भी आप याद रख सकते हैं कि अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। अब बहुत सारा है, जैसे करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और इससे जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, इसको भी याद रख सकते हैं। आज़ादी स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये भी जो है हमारे हिसाब से क्या नाम था उनका, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, तो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने कहाँ जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? वेयर द प्लांटेड टीपू सुल्तान द ट्री ऑफ लिबर्टी? स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया था? ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वो है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम हमने देखा कि कहाँ था, उन्होंने 1799 में जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा और उससे में ही जो है उनका अंत हो गया, और इसकी वही जो है यहाँ पर है श्रीरंगपट्टनम, ट्री ऑफ जो है लिबर्टी है, तो इसको याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली जो है रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? द फर्स्ट जो है रेलवे लाइन इन इंडिया वाज तो स्टार्टेड इन 1853। ये कह रहा है कि कब शुरू हुई थी? 1854 में जो है पहला ट्रेन चला था, हमने देखा प्रीवियस सेशन में, मुंबई से थाने के बीच में था, और वो किस जो है गवर्नर जनरल में चला था, तो वो था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है ये 1854 में ट्रेन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत के सिद्धांत की नीति जो है किसने पेश की थी? हु जो है इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? वो हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बाद जो है लॉर्ड कैनिंग आए थे, यहाँ पर इसका रिलेटेड क्वेश्चन है, और उन्होंने देखिए यहाँ पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत था कि किसी भी राजा के संतान न होने पर जो है उसकी सारी जो संपत्ति है, उसका जो राज का जो शासन है वो ब्रिटिश शासन के मतलब कंपनी के जो है अधीन अब हो जाएगा,
और उस पर उस राजा का कोई अधिकार नहीं जाएगा। तो ये सिद्धांत, जैसे में उस समय रानी लक्ष्मीबाई, अगर आप सीरियल देखे होंगे तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी ऐसा हुआ था। उनका पुत्र नहीं था, उन्होंने गोद लिया पुत्र को, जो है ये सिफारिश की उन्होंने कि मेरा जो है शासन जो है गोद लिए हुए पुत्र को जो है दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉर्ड डलहौजी के साथ बहुत सारे युद्ध हुए और अंततः क्या हुआ आई डोंट नो। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ द 1857? लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग ने जो यहाँ पर जो दिया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो इस नीति को जो है इन्होंने समाप्त कर दिया और ये जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि उसके बाद जब युद्ध हुआ तो ब्रिटिश शासन को ऐसा लगा कि कंपनी जो है अपना अच्छे से दायित्व को पूरा नहीं कर पा रही है और भारत हमारे हाथ से छूट सकता है। इसलिए ब्रिटिश शासन, मतलब कि वहाँ की जो इंग्लैंड की जो असेंबली थी, लंदन में असेंबली जो थी, उसने इस अधिकार को ले लिया और 1858 से जो है गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब कि अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और 1898 में वायसराय का पद जो है स्टार्ट हुआ। वायसराय मतलब कि अब वो ब्रिटिश शासन के जो है प्रतिनिधि के रूप में आएंगे वायसराय और देश के शासन व्यवस्था को संचालित करेंगे। तो ये उनका नाम था, क्या था? वायसराय। तो इसको याद रख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किस संगठन की स्थापना किया था? विच जो है ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1866 इन लंदन? वो कौन था? तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये इंग्लैंड में एक संस्था थी, या इंग्लैंड बोल सकते हैं, इंग्लैंड ही बोल सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि उस समय देश में बहुत सारी इस प्रशासनिक व्यवस्था में जो है कमी थी, लोगों के साथ जो है क्रूरता की जा रहा था। तो उससे लेकर रिलेटेड जो है सुधार, संसद की प्रति सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, तो यही जो है संगठन जो है कार्य कर रहे थे। इसमें ब्रिटिश के जो पूर्व जो अधिकारी थे, जो रिटायर्ड हो चुके थे, वो थे और कुछ भारतीय थे। तो दादा भाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है स्थापना की 1866 में। तो इसको याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है? द हाई कोर्ट वाज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ विच आर्टिकल? वो है आर्टिकल 214 214, 123 और 213। ये दोनों आपको अगर याद रहता है तो आप जान जाएंगे कि जो आर्टिकल है उच्च न्यायालय का वो 214 से स्टार्ट होता है और 124 से जो है वो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो स्टार्ट होता है। 123 में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति जो है अभी बहुत सारे अध्यादेश को लाए कोरोना महामारी के बीच, तो ये वही आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ये अध्यादेश लाने का जो है उनका अधिकार मिला उनको। राज्यपाल को भी ये अधिकार है, वो है 213 के अंतर्गत। और ये जो काम करते हैं अध्यादेश लाने का, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के कहने पर होता है। तो उसके बाद देखिए 213 के बाद क्या होता है 214, और 214 के बाद क्या होता है राज्य का उच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है 123 के बाद जो है 124, वो है सुप्रीम कोर्ट का जो है उच्च न्यायालय, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो 124 आप याद रख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो है भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई? व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल अनरेस्ट? 1975। ये जो है हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। ये जो पुनः जो आया तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इंटरनल जो अनरेस्ट है, आंतरिक अशांति को लेकर जो है इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया। इससे पहले 2 और बार लगा था, वो था 1962, वो था चीन के जो समय, और 1960 जो है 7 जब भारत और जो है पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध हुआ था उस समय। तो 3 हम याद रख सकते हैं। और उससे पहले जो है वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा, तो ये आप याद रख सकते हैं। और कौन सा वो जो आर्टिकल है ये भी याद रखेंगे, वो था आर्टिकल 352। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो है ये आपातकाल लगता है। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है राज्यों में? वो है 356 और 360 वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक जो है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं लिखा हुआ है, हाइड्रोलिक जो है ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच जो है प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक ब्रेक ऑपरेट? पास्कल सिद्धांत। पास्कल सिद्धांत क्या होता है कि इसमें अगर हमने पढ़ा होगा अगर 9th क्लास या 10th क्लास में,
तो एक बकेट है, बकेट में बहुत सारा पानी है, उसमें बॉल को जब डुबाते हैं उसमें छिद्र कर कर, तो उसको दाबने यहाँ पर डुबा कर उसको फिर वहाँ निकाल देते हैं, तो उस बॉल को जब हम दाबते हैं उस बॉल को, तो क्या होता है, इससे चारों तरफ से पानी जो है समान प्रेशर से निकलता है, तो उसी को कहते हैं पास्कल का सिद्धांत, और वो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक पर जो है कार्य करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक पर जो है कार्य करता है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन है? व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है सबसे शुद्धतम रूप है। और अगर हम इसका मीनिंग देखना चाहते हैं, वर्ड मीनिंग क्या होता है, तो मुझे अभी तो इसका नहीं याद आ रहा है थोड़ा सा, वो वरोट, वराउट कह सकते हैं, या वरोट आयरन जो है इसको कह सकते हैं, राउट आयरन। राउट आयरन जो होता है वो पिटवा लोहा के लिए होता है, पिटवा लोहा के लिए राउट आयरन इंग्लिश वर्ड। एंड ढालवा लोहा जो होता है जिसे हम कहते हैं पिग जो है आयरन, ये सबसे जो है विशुद्ध होता है, सॉरी विशुद्ध नहीं बोल सकते हैं, अशुद्धियों से युक्त होता है पिटवा लोहा। और शुद्ध जो लोहा होता है उसको राउट आयरन कहते हैं, पिटवा लोहा, तो इसको याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? व्हाट कलर इज द ब्लैक बॉक्स ऑफ द प्लेन? नारंगी। ये हवाई जहाज जो होता है उसके पिछले भाग में जो है ये बॉक्स जैसा, बॉक्स नहीं बोल सकते हैं, ऐसा जो कर लगाया जाता है पिछले भाग में, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है कि कैसा जो है उड़ान के बाद एरोप्लेन गतिविधियां कर रहा है, तो सारा रिकॉर्ड जो है इसी उपकरण में जो है भरा होता है। और ये किस रंग का होता है? वो होता है रंग एक खास बॉक्स, उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स होता है, और इसका लिखा हुआ है द ब्लैक बॉक्स। कलर क्या होता है? उसका नाम ब्लैक बॉक्स है, और इसका रंग जो होता है इसके चारों तरफ का वो होता है नारंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि शीशा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? विच जो है एसिड इज यूज्ड इन लेड जो है एक्यूमुलेटर बैटरी? सल्फ्यूरिक एसिड। शीशा संचायक बैटरी का मतलब क्या? पहले हम टॉर्च में जो प्रयोग करते थे, सेल ऐसा होता था, उसमें 3 सेल डाल देते थे और वो जो है लाइट जलने लगता था। तो ये जो शीशा संचायक बैटरी होता है, अब देखे होंगे कि बैटरी आपके ही घर में होगा, तो ये बैटरी कुछ ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे खाने होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे कर 3-4 होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ पानी डालते हैं इसमें ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड डालकर जो भरते हैं ताकि जो है ये काम कर सके, रिचार्ज हो सके। और रिचार्जेबल भी होता है, इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं विद्युत धारा से। तो यही बैटरी होता है शीशा संचायक बैटरी। वो क्या होता है, उसके अंदर जो डाला जाता है वो होता है लिक्विड डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। हम देखते हैं मलेरिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया डिसीज जो है अफेक्ट विच जो है पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तिल्ली है जिसे हम कहते हैं स्प्लीन। ये स्प्लीन क्या करता है? हमारे शरीर में जो रक्त है उसको बनाने का काम भी करता है ये, और रेगुलेट भी करता है, मतलब प्यूरिफिकेशन भी जो है इसका करता है, ब्लड का स्प्लीन करता है। तो इसका अगर हम फिगर देखना चाहें, इमेज कैसा है, तो देख लेते हैं, अगर होगा तब, नहीं होगा तो नहीं देख सकते हैं, नहीं है इसमें, तो हम नेक्स्ट बार में देख लेंगे इसको। तो यहाँ पर तिल्ली को हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमारे शरीर जो होता है ना, हमारे सबसे ये पेंक्रियाज के ऊपर में कुछ होता है, ऐसा कुछ कर ऐसा होता है, तो इसको याद रख सकते हैं, वही तिल्ली होता है, स्प्लीन। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? हाउ मेनी लीटर्स आर जो है देयर इन अ वन बैरल? 159 लीटर। अभी पेट्रोल जो आता है हमारा वो किस में आता है? वो बैरल में ही आता है। तो 1 बैरल इक्वल टू जो है 159 लीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में केबल स्टैंड ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट केबल द स्टेज ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तेलंगाना 2 जून 2014 में अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। तो ये फैक्ट है। ऐसे क्या होता है ये केबल स्टैंड ब्रिज? केबल स्टैंड ब्रिज का मतलब है कि ये एक खंभा सिर्फ बनाया जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर खंभा नहीं बनाया जाएगा, और यहाँ पर खंभा नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ एक खंभा ये बना दिया गया, और इसके बाद जो है यहाँ पर ये पुल को जो है खड़ा कर दिया जाएगा, और इसको जो है ये यहाँ से ये जो खंभा का पॉइंट है, इससे ही जो है ये रस्सियों के माध्यम से, जो तारें होती हैं, सॉरी इसमें रस्सी होता है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये तारों के माध्यम से इसको जो है पकड़ा जाएगा, मतलब इसको जो है जोड़ दिया जाएगा ताकि जो है ये टाइट रहे, ये दोनों जो है टाइट रहे। तो इस प्रकार से जो है ये ब्रिज काम करता है। इसके नीचे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ये तार पर काम कर रही है। वही कर रहा है केबल स्टैंड ब्रिज, मतलब केबल के द्वारा जो है ये स्टैंड कर ब्रिज जो बनाया गया है वही केबल स्टैंड ब्रिज। कहाँ बनाया गया? अभी हाल में तेलंगाना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में KVIC ने किसे अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? हु वॉज द रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय द KVIC एज इट्स एडवाइजर? सुनील शेट्टी।
तो अगर आप क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं तो KVIC का फुल फॉर्म हमको बताएंगे, ये होता क्या है KVIC। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि आप कितना सीरियस हैं इसके प्रति। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में CEAT लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बने हैं, हु वाज द रिसेंटली बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ CEAT लिमिटेड, आमिर खान है। ये CEAT क्या है, ये जो टायर होता है, अभी टायर का प्रचार भी देखेंगे, ऐसा टायर कुछ ऐसे कर कर बहुत सारा प्रचार दिखता है। तो ये जो टायर होता है यही है कंपनी। अब इसका फुल फॉर्म तो याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो है ये CEAT इनका कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, और उसी के जो है ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। सो सेशन यहाँ पर एंड होता है। एंड अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो इसके लिए कमेंट, एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर एंड लाइक, नहीं तो डिसलाइक एंड कमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।